दुकान करोगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। तो आपको कॉस्टिंग बढ़ानी पड़ी। 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक अच्छा प्रोडक्ट आप ले सकते हो। मतलब एक जिम ट्रेनर भी उसको प्रमोट करता है और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी उसको प्रमोट करता है। बिजनेस शुरू करना है तो चाहिए क्या, 1,500 रुपये का मटेरियल, स्टोव। मोदी जी बोल रहे हैं कि आप स्टार्टअप करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। रियल में ये प्रॉब्लम फेस की है, अपने बिजनेस को बनाया है। अगर आप एक नए स्टार्टअप हो तो ये आपको अपने में अपनाना चाहिए। तो हम लोग स्टोर में जाते हैं और लोग उसका आनंद लेते हुए दिखते हैं तो अच्छा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लिया। व्यापार किया क्यों जाता है? हाँ। मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है, पैसे के लिए। नागपुर में पोहे वाला का स्पोर्ट्स कैफे बनाया है, जो फूड के पोहे के साथ हम लोग स्पोर्ट्स भी लोगों को करवाए। धंधा मतलब पैसा। हम लोग ये ट्राई करते हैं कि कुछ स्कूल कॉलेज कैंपस इसके पास रहे या हॉस्पिटल्स के पास रहे। जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपके पास है वो फाइनल हो। पूरे इंडिया में अगर आप कहीं पे भी जाओ, मतलब जैसे दिल्ली मार्केट में हो तो यहाँ पे लाइसेंस का पगड़ा थोड़ा अलग होता है। साउंड वाली लाइसेंस लेना होता है, गाने बजा रहे हो तो लाइसेंस दो। फूड इंडस्ट्री काफ़ी हार्ड होती है मैनेज करने के लिए। एक साइकिल से आने वाला व्यक्ति भी मेरे लिए कस्टमर है और एक BMW मर्सिडीज से भी आने वाला मेरे लिए कस्टमर है। गवर्नमेंट को इन हाउस भी गाना बजाने में दिक्कत है। हमारी प्रॉपर टीम जाती है और पूरा टीम चेक करती है कि ये लोकेशन पे अपन कितना वर्कआउट हो सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में एक बर्गर की कंपनी आती है और 2000 स्टोर खोल लेती है। एक डोमिनोज की कंपनी आती है और 1500-1700 स्टोर खोल लेती है। एक सब बनाने वाली कंपनी आती है और हज़ारों स्टोर खोल लेती हैं। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में वेस्टर्न फूड का कितना दबदबा है, जबकि क्या आप बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ ये सब चीज़ें रोज़ खा पाओगे? जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन पोहा लोग डेली नाश्ते में लेते हैं, डेली नाश्ते में लेते हैं, जिनको यह पसंद है। हेल्दी फूड है, क्वालिटी फूड है। और इसी प्रॉब्लम को समझा नागपुर के एक युवक ने और उसने कंपनी बना दी पोहे वाला इंडिया, और लोगों ने बहुत पसंद किया। 70 से ज़्यादा आउटलेट्स आज पैन इंडिया खुल चुके हैं और पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है कि कब वो इंडिया का मैकडोनल्ड बनेगा। तो आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से पोहा भी आज एक नेशनल ब्रांड नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड बन सकता है। और आज हमारे साथ हैं पोहे वाला इंडिया के फाउंडर चाहुल किशोर बाल पांडे जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पोहे का फ्यूचर क्या है इंडिया में। तो आइए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं चाहुल जी का। चाहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं काफ़ी बढ़िया हूँ सर। सर, जैसे मैंने आपका ब्रांड का नाम देखा ना, तो सबसे पहला नाम यही आया कि यार इन्होंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। पोहे वाला। पता नहीं लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बिल्कुल, रिस्पॉन्स तो काफ़ी शानदार है सर। और जैसे अभी आपने बोले कि एक प्रोटीन छोटे से प्रोडक्ट में प्रोटीन है और आउट ऑफ इंडिया का इतना दबदबा बन चुका है मार्केट में, लेकिन हम लोग क्या बेटर खिला सकते हैं लोगों को, और बेसिक जो हर दिन कोई ना कोई खा सकता है, तो ऐसा प्रोडक्ट। तो हमारी भी शुरुआत वही हुई थी। जो प्लेस से हम लोग बिलोंग करते हैं नागपुर से, जहाँ वहाँ पे हर एक 5 मिनट के देरी पे आप चले जाओ तो आपको कोई ना कोई पोहा बेचने वाला वेंडर मिल जाएगा। तो वही दिमाग में सोच थी, क्योंकि वो बोलते हैं ना, मतलब बड़े लोगों का यही कहना है कि कोई भी चीज़ जो बनाता है तो वो बहुत कुछ अलग नहीं करते, वो करते रेगुलर ही, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। तो वही सोच थी कि कैफ़े मॉडल में इसको लाया जाए, तो वही पोहे वाला बन गया सर। जैसे अभी एक चाय वाले बड़े फेमस हुए और जब उनका बुरा समय आया है तो सब लोग कह रहे हैं चाय तो पटरी में बिकने वाली चीज़ होती है, टपरी में बिकने वाली चीज़ होती है। बिल्कुल। इसी तरीके से पोहा भी बिक तो बहुत रहा है, बिल्कुल, लेकिन बिक तो वही छोटी सी पटरी पे ही रहा है, छोटे से रेडी पे रहा है। बिल्कुल। तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन आप कैसे करोगे? बिल्कुल वही सर। आजकल क्या होता है ना कि सर अपने इंडिया में क्या है ना कि हॉस्पिटैलिटी काफ़ी कम होती है। तो वही हम लोग भी यही जानते थे। मतलब जैसे अपन भी बात कर रहे हैं कि अपन सोच रहे थे कि स्ट्रीट पे पोहा मिलता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छी फैमिली या आप अपने माता पिता को लेके जाओ या अपने वाइफ को लेके जाओ, अपने बहन को लेके जाओ, तो नहीं लेके जा सकते हो। तो मेरी सोच वही थी कि स्टैंडर्डाइजेशन ये वर्ड यूज करने से अच्छा कि एक हाइजीनिक प्लेस। ये मैं यही बोलने वाला था, हाइजीन भी एक बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही एक सोच थी कि हाइजीन के साथ उसको अपन इम्प्लीमेंट करें, तो वही हम लोगों ने स्टार्ट किया। और जो हमारी शुरुआत थी सर, वो तो क्लाउड किचन से थी। मतलब नागपुर की फर्स्ट क्लाउड किचन हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग लोगों को सिर्फ डिलीवरी दे। तो वो कॉन्सेप्ट से हमने शुरू किया और लोगों का
प्यार ही इतना था कि लोगों ने बोले कि यार अभी फिजिकल स्टोर करो। तो देन हम लोग 2019 में पहला फिजिकल स्टोर किए, तो वो उसमें लोगों को समझ में आया कि ये भी इतने तरीके से होता है। लेकिन सर जैसे इंडिया है, इंडिया पूरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। बिल्कुल। मैं पोहे को ना चाय के साथ थोड़ा कंपेयर करने वाला हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। जैसे आज चाय 10 रुपए की मिलती है, हाँ। तो बहुत सारे चाय के ब्रांड आए, हाँ। उन्होंने भी चाय का एंट्री पॉइंट 10 रुपये ही रखा। बिल्कुल। उस प्राइस को बढ़ाया नहीं सब लोगों ने। बिल्कुल। 90% ज़्यादा ब्रांड ने। Right. इस तरीके से पोहा का भी जो एंट्री पॉइंट होता है 40 रुपये 50 रुपये इतने के आसपास होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप दुकान करोगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको कॉस्टिंग बढ़ानी पड़ी। बिल्कुल सर, हमने क्या किया ना कि स्टैंडर्डाइजेशन जो आपने वर्ड यूज़ किया, हाँ। फिर से वहीं पे आते हैं। और अभी क्या होता है ना कि अगर आप स्ट्रीट पे खा रहे हो तो आपको एक तो कोई स्टील के प्लेट में देता है या फिर कोई पेपर में दे देता हाँ, है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो हमने वही किया। और हमारा क्या था कि हमारे इसमें क्या चेंजेस था, तो हमने एक प्रॉपर प्लेट यूज़ किए। ठीक है। उसके अलावा जो क्वांटिटी थी, तो क्वांटिटी को हमने डिफरेंशिएट किए। अगर आप मार्केट में जाओ तो एक 90 ग्राम 100 ग्राम यही साइज में कोई भी आपको देता है। हाँ जी। लेकिन अगर आप पोहे वाला इंडिया के स्टोर पे आओ तो ऑलमोस्ट एक 180-200 ग्राम के आसपास हम लोग डबल देते हैं। अच्छा। और प्राइस पॉइंट इट इज रेगुलर, जो आपने 30-40 बोले वही प्राइस पॉइंट से हमारा पोहा शुरू होता है। और वेराइटीज़ भी है, मतलब जैसे पनीर पोहा, इंदौरी पोहा, तर्री पोहा जो नागपुर की स्पेशलिटी है। उसके बाद में जो अपना पोहा जो बनता है वो घर जैसा पोहा बनता है, जो नॉर्मल पोहा। तो इट इज़ नॉट लाइक कि उसके ऊपर कुछ टॉपिंग वगैरह आप डाल दो तो पोहा खूबसूरत दिखेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि जो बेसिक हर फैमिली में बनता है घर पे, उस टाइप का पोहा बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे मैं कई बार होता है हमारे यहाँ अंकल पोहे वाले लगाते हैं। हाँ। तो मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार उनका पोहा लेकर आ ही जाता हूँ खाने के लिए। मैं बोलता हूँ आज नाश्ता मत बनाइए, आज पोहा खाएंगे। अच्छा, वो पोहा भी घर में बन सकता है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है वो 40-50 रुपए में दे रहे हैं, तो घर में क्यों बनाना। बिल्कुल बिल्कुल सर। वहीं से ले आओ। तो आप उसी पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हो। बिल्कुल सर, 100% वही पेन पॉइंट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मतलब जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैं किसी को सुन रहा था, मतलब एक पॉडकास्ट ही मैं सुन रहा था। वहाँ पे उन्होंने भी वही बोले कि जो अपने इंडिया का आउट मील टाइम है, मतलब जो घर से बाहर निकलते लोग, वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर वही टाइम को अगर ब्रेकफास्ट टाइम में आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो ब्रेकफास्ट के लिए इंडिया में काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं। हाँ जी। तो वो भी। और ना इंडिया में क्या है ना कि अपने को ब्रेकफास्ट मेन साउथ इंडियन पता है। हाँ। मतलब इडली डोसा वड़ा खाने आप निकल जाओ। लेकिन पोहे के लिए ऐसे कोई स्टैंडर्ड पॉइंट्स नहीं थे। पॉइंट्स थे तो कोई बड़ा रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में पोहा मिलेगा या फिर स्ट्रीट में मिलेगा। तो बीच की जो गैप पॉइंट है ना सर, जो QSR में बेसिक फूड को कैसे हम लोग कैटर कर पाए, तो वही प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नॉर्मल स्नैक्स प्रोडक्ट हम लोग कैसे लोगों को सर्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप एक रिवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं पोहा इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पोहा बेसिकली इसको हेल्दी फूड भी कहते हैं। यस सर, 100%। क्या रियल में हेल्दी होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो अपन राई डालते हैं, जीरा डालते हैं, उसके बाद में ऑयल जाता है, उसके बाद में जो भी एड ऑन जैसे वेजिटेबल्स वेजिटेबल जाते हैं, तो एक तरीके का उसका जो मिश्रण ही है। मतलब जैसे पोहा तो राइस से ही बनता है, मतलब उसका जो बेस होता है वो राइस ही होता है। तो आप पोहे को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक जानने वाली बात ऐसी है, अगर आप 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक अच्छा प्रोडक्ट आप ले सकते हो। मतलब एक जिम ट्रेनर भी उसको प्रमोट करता है और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी उसको प्रमोट करता है। तो इस तरीके से वो हेल्दी होता है पोहा। और इंदौर का पोहा, मतलब मैं देखा हूँ जब पोहा जब मैं सुनता हूँ तो इंदौर का ज़्यादा फेमस है। हाँ। तो ऐसा है क्या कि या सिर्फ इंदौरी पोहा ही ज़्यादा फेमस होता है, या इंडिया के अलग अलग भाग में भी पोहे अलग अलग नाम से फेमस हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब इसमें भी मतलब पोहे की काफ़ी विशेषता है पूरे इंडिया में। मतलब अगर आप गोवा की बात करूँ तो जो प्रॉपर गोवन लोग हैं तो वहाँ पे वो लोग फेस्टिवल, जैसे दिवाली फेस्टिवल होता है, तो दिवाली के वक्त उनके यहाँ फरसान बनता है, वो पोहे से बनता है। उसके बाद में अगर आप कर्नाटक बेल्ट में जाओ तो कर्नाटक में लोग इसको फास्ट में खाते हैं। जैसे आप और नेम कल्चर भी पूरा अलग अलग है। अगर आप कर्नाटक में जाओ तो अवलक्की बोलते हैं, गुजरात बेल्ट में जाओ तो पौवा बोलते हैं, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में जाओ तो उसको पोहा बोलते हैं, पोहे बोलते हैं मराठी। इवन मतलब जो शादियाँ जुड़ती है, जैसे मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ अगर शादी जुड़ती है ना तो पोहा खिलाया जाता है। क्या बात है। हाँ। तो इस तरह खूब विशेषता है पोहे की। और जितनी मेरी स्टडी हुई है तो लोग जो है, मतलब जैसे मदुराई बेल्ट में आप जाओ तो मदुराई में भी लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम पोहा खाया जाता है।
अच्छा, पोहा का एक जो इशू मुझे नज़र आता है, मान लीजिए आप पोहा लेकर आए हाँ और आपने हाफ एन आवर तक कंज्यूम नहीं किया तो वो टाइटन हो जाता है, मतलब ना वो फिर उसमें वो स्वाद नहीं रहता खाने का। बिल्कुल इसका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल, इसका सोल्यूशन सर कुछ इस तरीके से है कि पूरे इंडिया में पोहा बनता है, मतलब पूरे इंडिया में इसके मैन्युफैक्चरिंग है, राइस से लोग पोहा बनाते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है कि किस तरीके से धान आप यूज़ कर रहे हो। जो धान होता है जो खेती में करते हैं अपन, वो किस टाइप का है। तो हम लोग, हमारे पास का जो पोहा वाला इंडिया में जो पोहा बनता है वो एक लॉन्ग समय तक के सॉफ्ट भी रहता है और उसका जो ग्रेन है वो फुल ग्रेन रहता है। तो ओके। हाँ, तो ये भी हमने प्रॉपर काफ़ी सारी टेस्टिंग होने के बाद इसको फाइनलाइज किए, जो पोहा हम लोग यूज़ करते हैं हमारे आउटलेट्स में। अच्छा, आज आपके पोहा वाला इंडिया में कितने SKUs हैं अगर मैं बात करूं? तो अगर SKU की बात करो ना सर, जो मेन लाइन प्रोडक्ट्स है, मतलब जैसे मैंने बताया कि काफ़ी स्नैक्स टाइप्स में है, तो अगर SKU नंबर वाइज अगर आप देखते जाओ तो अराउंड एक 45 to 50 आइटम्स ही हमारे मेनू में है। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे आओ, रात को 11 बजे आओ, तो आपको उस टाइप का ही मेनू आपको मिलेगा। अच्छा, मेन्यू आपको सुबह नाश्ते में पोहा अलग मिलेगा और रात को मेन्यू अलग मिलेगा? बिल्कुल, मतलब बोलने का मतलब यही है कि जैसे पूरन पोड़ी है हमारे पास, पराठेज है, उसके बाद में शेक्स है, मतलब एक छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक के सारे वैरायटीज के मेनू हमारे पास है पोहे वाला इंडिया अच्छा, में। पोहा वाला इंडिया में जो पोहा है, मान लीजिए ये सिर्फ नाश्ते के ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट है या फिर लोग इसे लंच या इवनिंग स्नैक्स में भी यूज़ करते हैं? बिल्कुल सर, तो आप शाम में भी खा सकते हो, सुबह भी खा सकते हो। यही ट्रेंड हमने चेंज किया, मतलब द डे वी स्टार्टेड इन नागपुर, तो उस समय पोहा सिर्फ सुबह ही मिलता था ब्रेकफास्ट। तो वो जो ब्रेक पार्ट है वो हमने ब्रेक किया और लोग, हमने डाउन द लाइन, मतलब 24 आवर्स हम लोग नागपुर में पोहा खिलाते हैं और लोग खाते हैं। और यही केस हमारी सेम बैंगलोर में भी है। बैंगलोर में भी हमारा 24/7 स्टोर चलता है और लोग खाते हैं, क्योंकि जो ग्रेवी जो नागपुर में हम लोग तर्री जिसको बोलते हैं, तो अगर आप उसको पोहे के साथ मिक्स कर दो तो इट इज़ लाइक सब्जी चावल। हाँ हाँ, क्योंकि जो ग्रेवी बनती है, तर्री बनती है, वो भी देसी चना की बनती है, तो आप उसको पोहे के साथ मिला लो तो आपको वो सब्जी चावल जैसा ही लगेगा। मतलब खाने का स्वाद चेंज हो गया है लेकिन प्रोडक्ट तो है। प्रोडक्ट है बहुत शानदार। सर, यहाँ पर अगर कोई बिजनेस करना चाहे कि आज बड़ा लोगों को लग रहा होगा कि यार पोहा का बिजनेस तो किया जा सकता है, हाँ। चैलेंजेस क्या आते हैं? आज कोई अगर पोहा बनाकर पोहा रेसिपी सर्व करना शुरू करना चाहे, क्या चैलेंजेस आते हैं इस बिजनेस में? बिल्कुल सर, देखो, पोहे वाला बोलो या कोई भी फूड इंडस्ट्री बोलो या कोई ऐसा चेन बोल दो, ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी है हॉस्पिटैलिटी पे। आप किस तरीके से सर्व करते हो। कभी कभी आप कस्टमर से इतना नाता बना देते हो कि कस्टमर ही बोलते हैं कि भैया थोड़ा नमक कम गिर गया है, हाँ। भैया नमक थोड़ा ज़्यादा गिर गया है। तो हाउ वी ट्रीट, यही एक चैलेंज है। तो इसी के लिए लोग थोड़ा इसको बोलते हैं कि मतलब फूड इंडस्ट्री काफ़ी हार्ड होती है मैनेज करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। आप उस पर चले जाओ, मतलब जब आज ही हम लोग, मेरे फ्रेंड के साथ मैं बात कर रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या शुरू है, लेकिन जब हम लोग स्टोर में जाते हैं और लोग उसका आनंद लेते हुए दिखते हैं तो अच्छा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो मोटिवेशन है। तो चैलेंज के तौर पे बोलूँ तो हाउ वी ट्रीट अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वही सबसे बड़ा पॉइंट है। आप वो सॉल्व कर लो तो प्रॉब्लम्स तो है सर उसको। सर, आज आप समझो ना कि एक पोहा किसी को बिजनेस शुरू करना है तो चाहिए क्या? 1,500 रुपये का मटेरियल, स्टोव, बिल्कुल, और मतलब 5-10 हज़ार रुपये में काम शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाता है। तो कोई बड़ा ब्रांड क्यों शुरू करना चाहेगा? बिल्कुल सर, वही आजकल क्या है ना कि सर, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि आप स्टार्टअप करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, तो वही कर रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप किस तरीके से, जैसे अभी झालमुरी वाला हुआ था, तो वो कितना हिट हुआ। तो मतलब गेम वही है कि आप बेसिक चीज़ को कितना खूबसूरत बनाते हो, तभी उसका वैल्यू बढ़ता है और उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहता है ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो अगर भले पोहा रहे या फिर और झालमुड़ी रहे, अगर इसको अपन बिजनेस मॉडल में बनाए और किसी ने 50,000 1 लाख रुपए भी अपने मॉडल से अर्न करता है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से आपके 76 आउटलेट हैं पैन इंडिया। यस। तो आपको
पहला आउटलेट खोलने में और पहले से दूसरा आउटलेट खोलने में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल सर, वही जैसे थोड़ी देर पहले अपन डिस्कशन किए थे कि हमने क्लाउड किचन से स्टार्ट किया था। तो क्लाउड किचन भी हमारी इस तरीके से शुरू हुई थी। हम लोग 6 दोस्त बैठे थे एक रूम में, और हमारे लिए एक डेली नीड्स के लिए हम लोग पैसे कहाँ से ला सकते, ये यहाँ से, ये थॉट से हमारी शुरुआत हुई। तो फिर हमने बोले कि हम बैठे कहाँ पे, तो नागपुर में बैठे थे, और नागपुर में सबसे खूबसूरत चीज़ कौन सी थी, तो पोहा, जो बहुत हाउसफुल बिकती थी। तो हमने वही GoDaddy से डोमेन बनाया, डोमेन परचेस किए pohewala.com के नाम से। उसके बाद में हमारे दोस्त को ही बोले कि तू ऑर्डर कर और तू स्टेटस डाल। तो इस तरीके से सर हमारी शुरुआत हुई। तो इट इज़ एक्सीडेंटल, मतलब पोहेवाला इस तरीके से शुरू हुआ, लेकिन फिर लोगों के अनुभव से, लोगों के एक्सपीरियंस से, और हमारा भी उसमें मतलब सीख मिली हमें भी। तो लोगों ने भी हमें गाइड किया कि इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो हमने वो चेंजेस करते गए। फिर लोगों ने बोला कि आप अभी स्टोर करो, क्योंकि हम लोग जो डिलीवरी करते थे वो सिर्फ रात के लिए करते थे, जब लोग अवेलेबल नहीं होते थे मैक्सिमम फूड चेन। तो रात को 10 से लेके सुबह 4 बजे तक के हम लोग सर्विस देते थे कस्टमर। लेकिन सर एक बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं, जैसे घर में 4 बार पोहा मैं भी बनाता हूं ना, हाँ। तो चारों बार अलग अलग टेस्ट बनता है। बिल्कुल। तो आप तो बेसिकली लोगों को सर्व कर रहे हो, मल्टीपल आउटलेट में सर्व कर रहे हो। हाँ। तो लोगों को तो एक जैसा टेस्ट चाहिए, क्वालिटी कंसिस्टेंसी चाहिए। वो कैसे लेकर आते हो? बिल्कुल सर, तो जो पोहा होता है, तो पोहा मैंने आपको बोला कि हम यूनिफॉर्म यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। पोहे की कहानी वहाँ पे हुई। उसके बाद में जो मसाले होते हैं, मतलब मसाले एज इन जैसे पोहा मसाला, वो हम लोग खुद बनाते हैं। उसके बाद में जो भी लोकल सोर्सिंग होती है वेजिटेबल्स की, वो भी प्रॉपर मार्केट टू मार्केट हम लोग लेते हैं। लेकिन जो एंड टेस्ट होती है, जो प्रोसेस, जो SOP जिसको बोलते हैं एक रेसिपी पोहा बनाने की, तो वो हम लोग कंटिन्यू सेम है। तो इसलिए उसका एंड प्रोडक्ट सेम ही बनता है। बेसिकली इस पे रिसर्च, काम, रेगुलरिटी में वर्क, और उसके बाद एक प्रॉपर SOP बना दी गई है। बिल्कुल ठीक है ना। वो SOP ऐसी है कि कोई भी काम करेगा उससे तो क्वालिटी एक जैसी आएगी। एक जैसी आएगी, करेक्ट सर। अब एक और बड़ी समस्या है, मैं कुछ समस्याओं की आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को समझ में आए कि ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप नागपुर से हो, तो नागपुर में तो चलो तरी वाला पोहे का टेस्ट है, इंदौर में इंदौरी पोहा का टेस्ट है। लेकिन जब आप दिल्ली जाओगे, कर्नाटका जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, अलग अलग स्टेट में जाओगे, गुजरात जाओगे, वहाँ पर लोगों का टेस्ट अलग अलग हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, लोगों को स्वाद अलग अलग चाहिए। तो लोगों के स्वाद से कैसे मैच करोगे? बिल्कुल सर, तो ये हमारे लिए काफ़ी मतलब अच्छा मोमेंट था। क्योंकि जो हमने कर्नाटक मीन्स बैंगलोर में जो हमने स्टोर किए, वो हमने खुद किए थे, कंपनी का स्टोर। तो वहाँ पे जब हम लोग खड़े हुए और जहाँ पे जब बोर्ड लगा पोहेवाला के नाम से, तो जो हमारे क्राउड थे, मतलब जो महाराष्ट्रियन जो क्राउड था या फिर जिनको पोहा पता था, वो तो आ रहे थे कंटिन्यू, उनका रिस्पांस अच्छा था, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन जो वहाँ पे जो साउथ इंडियन लोग हैं, मतलब जो प्रॉपर वहाँ के कनेडियन लोग हैं, तो वो आए, वो बोले हमारे लिए क्या है आपके पास। तो मैंने बोला कि सर हमारे पास आपके लिए अवलक्की है, मतलब जो आप जिसको अवलक्की बोलते हो उसको हम लोग पोहा बोलते हैं। तो बोला सर आप एक बार टेस्ट करके देखो कि हम लोग किस तरीके से सर्व करते हैं। और फ्रॉम दैट मोमेंट, मतलब ये जो मोमेंट था, अराउंड एक स्टोर शुरू होने के बाद 15 दिन के बीच वाला ही मोमेंट था। तो वो मोमेंट से लेके वो आज तक के हमारे कस्टमर है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती गई। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस या बहुत ज़्यादा स्टडी हम लोगों ने किए, बट हम लोग मार्केट में रह के लोगों से पूछे। क्योंकि मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जो भी बने हम लोग, वो लोगों के सजेशन से और लोगों के रिव्यू से हम लोग बने, कि हम लोग चाहते थे क्या डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। हाँ, लोगों से बात करना, उनको समझना, उनके नीड को समझना, बिल्कुल सर, और फिर जो चाहिए वो सही तरीके से सर्व करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बिजनेस में हो, जब आपको एक फाउंडर बता रहा है जिसने रियल में ये प्रॉब्लम फेस की हैं, अपने बिजनेस को बनाया है, अगर आप एक नए स्टार्टअप हो तो ये आपको अपने में अपनाना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ आप बता रहे हो। अब सर व्यापार किया क्यों जाता है? हाँ। मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है, पैसे के लिए। मुझे दूसरी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। हाँ। धंधा मतलब पैसा। जब सर आप एक बड़ा आउटलेट खोलकर, एम्प्लॉइज रखकर, महंगे, हाइजीन, क्वालिटी, हर एक चीज़ मैनेज करके अगर आप स्ट्रीट वाले प्राइस में अगर प्रोडक्ट सेल करोगे तो कमाओगे कैसे? बिल्कुल सर, क्योंकि आपको तो ये बात तो पता है कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं तो काफ़ी कम लोग पेपर पे दिखाता है, इनकम टैक्स पे दिखाता है। और किसी बड़े बुजुर्ग ने ही कहा है कि अगर आप सही तरीके से बिजनेस करते रहो तो उसकी वैल्यू बनते रहती है। तो वही हमारे माइंड में था, क्योंकि अगर अब मैं स्ट्रीट पे अगर पोहा बेचता तो माइट भी मैं इतने SKU के साथ नहीं बैठ सकता था। बिल्कुल ठीक है। और मेरे 3-4 पॉइंटर्स थे कि पहला पॉइंटर था कि मेरे को हाइजीन के साथ देना है,
और लोगों को सीटिंग के साथ देना है। आप जनरली स्ट्रीट पे खाते हो तो आपको हाँ, एटलीस्ट खड़े खड़े होके होकर खाना खाना है, या छोटा सा टेबल वगैरह होता है उस पर बैठ वो भी के खा लो। कंफर्टेबल नहीं होता। वो भी कंफर्टेबल नहीं होता, आपने तो बिल्कुल खा ठीक के बात है, निकलना हाँ, है। तो वो हमारे लिए पॉइंट था। दूसरा कि ये चीज़ को कितना हम लोग बेटर सर्व कर सकते थे, कितने नंबर ऑफ पीपल को मैं सर्व कर सकता हूँ, ये मेरे लिए दूसरा पॉइंटर था। इतने बड़े स्टोर्स, क्योंकि लोग जब हमने जो पहला स्टोर किया ना सर, वो भी हमने 1000 स्क्वायर फीट का किए। तो लोग बोल रहे थे कि पोहे की शोरूम इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। तो ये हमारे साथ मोमेंट हुआ, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस भी आया। मतलब जैसे स्टोर तो इतना बड़ा था, लेकिन कोई आर्किटेक्ट नहीं हो स्टोर के पीछे, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो जगह थी, 3 स्टोर थे, 3 रूम्स थे। तो हमने सोचा कि बड़ा स्टोर बना देते, और उसमें मतलब ऐसी चीज थी कि हमने जो चेयर खरीदे थे वो आज भी वो स्टोर में है। मतलब 5 चेयर ही खरीदे थे, हमें ये भी नहीं पता कितनी चेयर हमें लोग आएंगे, कितने आएंगे, नहीं आएंगे। हाँ, तो ये भी नहीं पता था। बट विद गॉड ब्लेस, और जो लोगों का प्यार मिला, तो ऐसा प्यार मिला कि लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किए, लोग आए और लोगों ने एंजॉय किए। और हमने वही तो जो मोमेंट बना ना, मतलब जो टिकट साइज बना, वो इतना बना कि हम लोग सबको दे दो के फ्री थे। हमें ये भी नहीं पता था कि ROI क्या होता है, कितने दिन में आप फ्री हो सकते हो। तो ये कुछ भी नहीं था सर। मतलब एक बेसिक रॉकेट साइंस यही था कि कस्टमर को सर्व करना है। चलिए मैं सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ। हाँ। आज पोहा सेल कर ग्रोस मार्जिन क्या निकल जाता है किसी का? क्योंकि हर सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कॉस्ट। हाँ। तो मेरा पहला सवाल यही है कि 100 रुपये का अगर हम पोहा बेच रहे हैं, हाँ। तो उसमें कितने रुपए हम कमा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट सर अराउंड एक 55 के आसपास ग्रॉस प्रॉफिट जाता है। और जो एंड प्रॉफिट के आसपास अगर पकड़ के चलो तो एक 20 से 25% हम लोग कमा लेते हैं। 20 से 25 सारे खर्चे काट के 25 सारे खर्चे पकड़ के। अच्छा, इस स्विगी जोमेटो पर भी होता है? स्विगी जोमेटो पे भी हम लोग है। तो वहाँ का खर्चा तो 30% तक तो वहीं का खर्चा होता है। 33% के आसपास स्विगी पर। हमारे जो प्राइस पॉइंट होते हैं वो थोड़े बढ़कर भी होते हैं, मतलब पैकेजिंग चार्ज, सर्विस चार्ज, तो वो हम लोग ऐड ऑन करके लेते हैं। तो 20-22% आप ओवरऑल मार्जिन ले लेते हैं 20-22% आपका रेंट, सैलरीज, एवरीथिंग कट डाउन करने के बाद। और एक स्टोर का एवरेज सेल क्या होता है? मैं कियोस्क की बात करता हूँ, कियोस्क या फिर जो आपका थोड़ा सा ठीक ठाक, जहाँ 4-5 सीटें हों। हाँ, मतलब जहाँ पे एकदम जो मिड साइज वाला हमारा रेस्टोरेंट है, मतलब जो स्मॉल टेकआउट है, तो एक मतलब 5 लाख से लेके 7 लाख तक के हमारा छोटा स्टोर करता है। 7 लाख रुपए की सेल निकल कर आ जाती है? 7 लाख रुपए के कर लेते हैं हम लोग स्टोर। मतलब 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता है? 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता है सर। और हमारा प्रैक्टिकल बिजनेस है। क्या बात है। क्या प्रैक्टिकल कुछ कह रहे थे? प्रैक्टिकल बिजनेस? हाँ, मतलब प्रैक्टिकल बिजनेस है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आपके कितने बिजनेस मॉडल हैं? जैसे कि कियोस्क है शायद एक। हाँ, उसके अलावा बिल्कुल सर, हम लोगों ने कियोस्क मॉडल में एक आउटलेट बनाया है। मतलब कियोस्क में हमारे 70-80% स्टोर्स है जो कियोस्क मॉडल में। उसके बाद में हमने नागपुर में पोहे वाला का स्पोर्ट्स कैफे बनाया है, जो फूड के पोहे के साथ हम लोग स्पोर्ट्स भी लोगों को करवाए, जिससे एडिशनल रेवेन्यू बने। हाँ जी। और हम लोगों ने एक बड़ा स्टोर भी किया है, मतलब जो कैफे टाइप का स्टोर, जो अभी फिलहाल में हमने पुणे में ओपन किया है। ओके। तो हम लोग भी खुद को आजमा रहे कि कितना बेसिक हम लोग या कितना इसको बेस्ट दिखा सकते हैं लोगों को। तो बेसिकली मैक्सिमम कियोस्क टाइप के हैं। उसके अलावा कैफे हो गया, स्पोर्ट्स कैफे हो गया। बिल्कुल। और आप ओपन हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। यस। बहुत। अगर हम चलिए कियोस्क की बात करते हैं, आज किसी को कियोस्क आपका मॉडल अपनाना हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, हाँ, तो उसे क्या इन्वेस्टमेंट के आसपास करनी पड़ती है? बिल्कुल सर, मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट देखें, मतलब इंक्लूडिंग हमारी फीस वगैरह पकड़ के, तो छोटे से छोटे प्लेस में एक 7 to 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बड़े सिटीज़ में जैसे हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर में अगर आप जाओ, तो एक 20 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट जाती है। 20 लाख रुपए पोहे की दुकान के लिए? बिल्कुल सर। तो लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट? नहीं सर, कभी कभी ये जो है ना, ये रेसिप्रोकल लगता है मेरे को चीज़ें, क्योंकि वो होता है ना कि अगर आप आउटलेट दिखाने में अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, हाँ, तो लोगों का नज़रिया भी चेंज होता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि अपन शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भूल जाता है। तो वही होता है कि हाउ वी प्रमोट द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड, मतलब वो है। चलिए प्योर फ्रेंचाइजी मॉडल पर जाते हैं, क्योंकि आज सर आप फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं। यहाँ पर लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए आते हैं, लोग ये देखने के लिए आते हैं कि आपका ब्रांड जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान से लोग आपको देख रहे हैं आज। तो अगर मैं बात करूँ, आज एक
पोहे वाले का कि कियोस्क मॉडल कम से कम इन्वेस्टमेंट में तो 7-8 लाख रुपए में खुल जाता खुल जाता है, है। उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? उसमें सर ओवरऑल सेटअप इंक्लूड होता है, हमारी फ्रेंचाइज होता है, हमारा डिपॉजिट होता है। तो ये तीनों चारों चीज़ें, मतलब एक स्टोर रिबिन कट करने जाना है, इसके अलावा जो भी रेंटल्स होता है या रेंटल एग्रीमेंट, डिपॉजिट, ये सेपरेट है। हाँ, बट छोटे से छोटे प्लेस के लिए एक 7 to 8 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और कितना स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए कम से ये कम? वेराई करता है सर 200 स्क्वायर फीट तक के, 200 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट तक के 200 स्क्वायर फीट में आपका स्टोर खुल जाता है? खुल जाता है सर। इसमें किचन एरिया कितना चाहिए होता है? किचन अराउंड 80 स्क्वायर फीट से 100 स्क्वायर फीट के बीच में किचन एरिया लगता है। और इक्विपमेंट्स कितने चाहिए होते हैं इसमें? इक्विपमेंट सर मतलब वही जो बेसिक, जैसे बेनमारी हो गई, किचन के सारे यूटेंसिल्स हो गए, एग्जॉस्ट हो गया, जैसे भी आज गैस सब कुछ आप दोगे सर? सब कुछ हम लोग देते हैं। आज किसी के पास 200-250 स्क्वायर फीट जगह है और 8-10 लाख रुपए हैं लगाने के लिए, तो क्या वो ये सोच सकता है कि आप उसको सपोर्ट करोगे स्टोर ओपन करवाने के लिए? बिल्कुल सर, 100%, क्योंकि आपको भी पता है, जैसे आप भी फ्रेंचाइजिंग में हो सर, और मैं भी, ये मेरा बिजनेस पार्ट बन चुका है कि फ्रेंचाइज देना है लोगों को। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोगों को प्रैक्टिकल और रियल बताए, क्योंकि फ्रेंचाइजी मार्केट काफ़ी मतलब बहुत टर्मिनेट तरीके से हो चुका है, क्योंकि लोगों को बेचने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को हम लोग रियल एग्जांपल दे और रियल तरीके से बताए कि ये चीज़ की इतनी कॉस्टिंग है, इस तरीके से आप चालू कर सकते हो। और हमारा कंपल्शन भी नहीं है कि हमसे ही पूरा करना है। यदि कोई चाहे कि भैया मैं खुद कर लूँगा, आपकी फीस ले लो, आप डिपॉजिट ले लो, आप स्टोर बना लो, तो बना सकते हैं। हमें इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, प्रोवाइडेड कि स्टोर यूनिफॉर्म दिखे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो आप 3D मॉडल या 2D मॉडल आप उन्हें दे दोगे बनाने के लिए, और वैसा ही आप बना लो बस। बिल्कुल, क्योंकि उल्टा मुझे लगता है कि कंपनी हमेशा सस्ता बना पाती है क्योंकि उन्होंने कॉस्ट क्रैक कर ली है। और जो नए लोग होंगे वो बाजार में जाएंगे, ठगे जाएंगे। एक्सपीरियंस है तो खुद से बना लो, बट वही अगर है सर, एक्सपीरियंस इंडिया नहीं है में तो मतलब नॉलेज, इंडिया में क्या होता है ना कि लोग थोड़े होशियार बनते हैं कि सब हम लोग कर लेंगे, सब हम लोग कर लेंगे, क्योंकि फिर बैठे कि सर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, स्पून ले रहा हूँ, तो ये फोटो है, यही लूँ क्या? तो ये काफ़ी हमने देखे हैं। बट कोई कैटेगरी ऐसी होती है कि जो बोलती है कि हमें इसका हर्डल नहीं चाहिए, आप पूरा मैनेज करके स्टार्ट कर लो, तो वो भी केस हम लोग करते हैं। अच्छा, ROI कितने दिनों में आ जाता है इसका? ROI सर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अगर जीत गए मार्केट में, एक मतलब प्रॉपर मार्केट, क्योंकि लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लोकेशन, राइट रेंटल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और आप कौन से मार्केट में बैठे हो, आपका पंच पॉइंट क्या है मार्केट का, इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है। तो अगर एक लेमन लैंग्वेज में अगर बोले अपन ने एवरेज, तो एक 12 मंथ to 15 मंथ के बीच में आप फ्री हो जाते हो आपके इन्वेस्टमेंट से। और 15 महीने तक आप फ्री हो सकते हो? 15 महीने तक के फ्री हो सकते हो। क्या बात है। और आप रॉयल्टी क्या चार्ज करते हो? रॉयल्टी सर सिटी वाइज होता है। मतलब हमारे इसमें फिक्स होता है। अगर आप छोटे से छोटे प्लेस में जाओ तो आप एक 5,000 रुपीज़ आपको देना है, लेकिन हम लोग उसको रॉयल्टी ना बोल के बिजनेस मैनेजमेंट फीस बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर को क्या लगता है कि उसके मतलब जितना आज तक के हमारे फ्रेंचाइजी ओनर से, और मेरे हिसाब से जो फ्रेंचाइजी लेता है, इनके लिए पैसिव इनकम होती है। तो इनके लिए प्राइमरी काम कोई और होता है, तो इनको काफ़ी कम नॉलेज होता है। तो इन लोगों को लगता है कि फ्रेंचाइजी ले लिया, काम खत्म। लेकिन मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से ऐसा नहीं है। होता है, बिल्कुल। अपने को फ्रेंचाइजी में रहना है, टिकना है, समझना है और चलाना है, तो ये सारे पॉइंटर्स होते हैं। तो हम लोग इसको बिजनेस मैनेजमेंट फीस बोलते हैं। तो एक 5,000 से लेके 15,000 तक के है सिटी वाइज। मतलब 5,000 से 15,000 में फिक्स है, चाहे उसकी सेल 10 लाख आए, चाहे 5 लाख आए, चाहे 7 लाख आए। 7 लाख है। अगर मान लो किसी की 7 लाख रुपये फीस आ रही है और आप 15,000 रुपये फीस भी दे रहे हो, तो 2% रॉयल्टी होगी आपकी। हाँ बिल्कुल। नॉर्मली लोग 5% से 7% रॉयल्टी चार्ज कर लेते हैं। सर, तो यहाँ पर रॉयल्टी भी आपकी मिनिमाइज्ड है। मिनिमाइज है। हम लोग उसमें मतलब वो अंदर जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप परसेंटेज स्केल पे जाओ तो फिर आगे वाला बोलता है कि मैं यहाँ छुपा लूँ, वहाँ छुपा लूँ, ये कम कर लो, वो कम कर लो। इसलिए हम लोगों ने, और वो भी हमारे जो मॉडल है, तो हम लोग पहले 5 मंथ इसको फ्री रखते हैं कि आपका बिजनेस सेटल हो जाए। फिर 6वें महीने से आपको देना है। पहले 5 महीने पहले 5 महीने फ्री है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि अब कोई बिजनेस कर रहा है, आपने उसकी दुकान तो सेटअप करा दी, लेकिन बिजनेस लेकर आना ये भी एक बड़ा टास्क है। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है नए लोग हों, उन्हें नहीं आइडिया हो कि मार्केटिंग कैसे करें, प्रमोशन कैसे करें, ग्राहक कैसे लेकर आएं, तो आप लोग कैसे सपोर्ट करते हो? बिल्कुल। तो हमारी सर, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो आज बैकएंड टीम बैठी है जो हर फ्रेंचाइजी ओनर को, जैसे कोई रॉन्ग रिव्यू आया है तो उसको रिप्लाई देना, उसके बाद में उनको फ्रेंचाइजी ओनर को क्या सपोर्ट चाहिए वो देना। तो इसके लिए प्रॉपर टीम बैठी है। तो वो हेल्प आउट करती है कि किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करना है। जैसे स्टोर खुलने का रहता है तो हम लोग पहले प्री प्लान कर लेते हैं कि वो एरिया में क्या कैटेगराइज है,
टीम इवेल्युएट कर लेती है, तो हम लोग सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके फिर स्टोर लॉन्च करते हैं ताकि उनको भी डे वन में प्रॉब्लम ना हो। और एक सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे अपन मिस कर रहे हैं कि हम लोग पहले लोकेशन हम लोग ही फिक्स करते हैं। बिल्कुल, मैं अभी अगला सवाल यही आने वाला था कि अब स्टोर फाइनलाइजेशन, बिल्कुल, क्योंकि अब किसी ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉल टू रिबन कटिंग? बिल्कुल सर, हमारा कैसा है ना सर कि हम लोग आज के डेट में जो भी मैक्सिमम कॉल्स होते हैं वो मेरे कोवर टीम ही हैंडल करती है। जैसे कोवर टीम मतलब हमारे सिर्फ 4 लोग हैं, तो हम लोग 4 लोग ही बात करते हैं और कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे हम लोग अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल अभी हम काम करने वाले हैं, हाँ। लेकिन जो जितने भी हमारे ओपन चैनल्स है वो कोई पे नहीं है। हमारे वेबसाइट से जो भी इंक्वायरी आती है उन्हीं के साथ हम लोग बात करते हैं और उन्हीं को हम लोग बताते हैं। ओके, हाँ, और अभी हमने बोर्ड पे भी फ्रेंचाइज आउटलेट लिखना बंद कर दिया है। मतलब आप ये दिखना चाहते हो कि अगर आपके 1000 आउटलेट तो 1000 आउटलेट कंपनी आउटलेट हैं, हाँ। जैसी क्वालिटी एक आउटलेट पर है वैसी उससे क्वालिटी सारे आपकी outlet। हर एक आउटलेट पर है। बिल्कुल सर, तो मतलब आपने पहला तो कस्टमर का कॉल लिया, उसे समझाया बिल्कुल। कि ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, आरओआई क्या है, कितने में कितना समय लगाना पड़ेगा, कितनी वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, आपको एग्री हो गया। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या रहता सर? उसके बाद में सर यही कि मतलब जो लोकेशन स्काउट करना है उनको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, हाँ। या फिर कोई हमें पूछता है कि सर हमने कौन से एरिया में करना चाहिए, तो हमारी प्रॉपर टीम जाती है और पूरा टीम चेक करते हैं कि ये लोकेशन पे अपन कितना वर्कआउट हो सकते हैं। तो हम लोग पूरे प्रॉपर उनको फाइल देते हैं कि सर ये लोकेशन पे अपन इतना बिजनेस कर सकते हैं। और कहीं पे हम लोग भी रॉन्ग हो जाते हैं, कहीं पे हम लोग उनको बोलते हैं कि XYZ बिजनेस होगा, लेकिन उनका बिजनेस उससे ऊपर हो जाता है। अच्छा। ऐसे भी केसेस हमारे साथ हुए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। अब बेसिकली लोकेशन, अगर किसी का ऑलरेडी लोकेशन है, मान लीजिए मेरे पास ये ओन्ड लोकेशन है, हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ खोलना है, तो आप उसको कैसे वैलिडेट करते हो कि यहाँ खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? बिल्कुल सर, हम लोग जो भी हमारे बेसिक पॉइंटर्स है, मतलब लोकेशन, जैसे अभी हमारा QSR है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि क्राउडेड प्लेस पे हम लोग रहे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये ट्राई करते हैं कि कुछ स्कूल कॉलेज कैंपस इसके पास रहे, या हॉस्पिटल्स के पास रहे, या गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस के पास रहे। तो ये हम लोग बेसिक पॉइंटर देखते हैं। स्विगी जोमेटो का वहाँ पे कैसा है, हाँ। तो वो हम लोग पॉइंटर्स देखते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स चेक करने के बाद बोलते हैं। और ऐसा तो नहीं है ना सर कि उसकी खुद की जगह है तो उसके खुद की जगह फूड के लिए बेटर है। अच्छा। हो सकता है कि उसकी वो कैफ़े चला सकता है कोई, या कुछ और कर सकता है। तो हम लोग कभी किसी के ऊपर थोपते नहीं कि आप फ्रेंचाइजी ले लो। हम उसको बोलते हैं कि सर आप ये रेंट पे दे दो, हाँ। आप कोई और रेंट पे ले लो। ठीक बात है। ये भी हम लोग बोलते हैं। अगर उसकी लोकेशन बेटर है, सारे प्रोटोकॉल सॉल्व कर ले, तो हम बोलते हैं कि सर आप कर सकते हो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपके पास है वो फाइनल हो। हाँ। अगर आपके पास वाली चीज़ अगर सूट नहीं कर रही है तो आप कोई ऐसी लोकेशन पर जाओ जहाँ पर आपको सेल्स आए, क्योंकि सेल्स ज़्यादा आएगी तो ही तो प्रॉफिट आएगा। और आपकी जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है वो भी तो रेंट पे जा ही सकती है ना। चलिए, अगर आज फूड के लिए नहीं है तो ड्राई क्लीनिंग के लिए हो सकती है, शूज़ के लिए हो सकती है, किसी और चीज़ के लिए हो सकती है। कोई ना कोई तो ग्राहक आपके लिए बैठा ही होगा। बिल्कुल सर, 100%। अब फाइनलाइजेशन हो गया, लोकेशन फाइनलाइज हो गया, उसने आपको पेमेंट कर दी, एग्रीमेंट साइन अप हो गया। हाँ। उसके बाद स्टोर ओपनिंग में कितने दिन का समय लगता है? सर मिनिमम 40 डेज से 60 डेज, 45 डेज से 60 डेज लगते हैं। मतलब लग जाते हैं। 1.5 महीने से 2 महीना मैक्सिमम। फाइनल स्टोर लोकेशन फाइनल होने के बाद, फाइनल होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद, सारे लाइसेंस वगैरह आने के लिए उतना समय क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं इसमें? सर ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर आप कहीं पे भी जाओ, मतलब जैसे दिल्ली मार्केट में हो तो यहाँ पे लाइसेंस का पगड़ा थोड़ा अलग होता है। हाँ। उसके बाद में कर्नाटक में जाओ तो उनको प्रॉपर BBMP की लाइसेंस ले लो, फसाई की ले लो। फसाई तो ऑलमोस्ट कॉमन है, हर जगह चाहिए फसाई तो। हाँ। तो वही पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग लाइसेंसेस है। कहीं पे आपको साउंड वाली लाइसेंस लेना होता है, गाने बजा रहे हो तो लाइसेंस दो। तो पूरे इंडिया में ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हर जगह पे जाओ तो आपको उस प्लेस के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से लाइसेंस लेना है। और लाइसेंसिंग में आप कैसे हेल्प करते हो? हम लोग पूरा लाइसेंसिंग में हेल्प करते हैं सर। मतलब जहाँ पे जो लाइसेंस लगती है वो लाइसेंस हम लोग उनको करवा देते हैं अरेंज। अच्छा, मतलब हर एक चीज़ हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को इन हाउस भी गाना बजाने में दिक्कत है? नहीं, 100% सर, बराबर है। ठीक है। तो अभी आपके जो ऑलरेडी 70-75 आउटलेट हैं, हाँ। एवरेज में आउटलेट कितने दिनों में ब्रेक इवन पर, मतलब कि अपना जो वेरिएबल खर्चा है प्रॉफिटेबल हो जाते हैं?
बिल्कुल सर, मतलब ब्रेक इवन तो वही हमारे लैंग्वेज में नो प्रॉफिट नो लॉस, हाँ, राइट। बिल्कुल। तो ये हमारे बिजनेस की काफ़ी बड़ी खूबसूरती है। मतलब जितने भी टच वुड के जितने भी हमारे शुरू हुए तो कभी ऐसा पेन पॉइंट आया नहीं कि यार पैसे नहीं है। पहले मंथ से फर्स्ट डे से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर लेते हैं। फर्स्ट डे से फर्स्ट डे से सर, फर्स्ट डे मतलब से। भैया मैं तो जितने बिजनेस सुनता हूँ, कोई बोलता 3 महीने लगता है, कोई 4 महीने लगता है, कोई 5 महीने लगता फिर है। भी सर हम लोग फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोलते हैं कि 6 महीने रुक जाओ, बट वो बोला जाता है ना, क्योंकि हाँ। कैसे कि बोल के अगर उनका पहले दिन से फ्री हो जाए तो बेटर है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं, इसीलिए जो बिजनेस मैनेजमेंट फी मैंने आपको मेंशन किया वो हम लोग 6 मंथ से लेते हैं। अच्छा, 6 मंथ से लेते हैं। हाँ। पहले 5 महीने आपके लिए हॉलीडे है। हाँ, हॉलीडे। हाँ, बिल्कुल, उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं बेसिकली। बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि आप अपने आप को इंडिया का मैकडोनल्ड देखते हैं या इंडिया का डोमिनोज देखते हैं, या फिर क्या आपकी सोच है? नहीं, बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एक साइकिल से आने वाला व्यक्ति भी मेरे लिए कस्टमर है, और एक BMW मर्सिडीज से भी आने वाला मेरे लिए कस्टमर है। तो बस मेरे लिए एंड मोमेंट यही है कि मैं इंडिया के कोने कोने में जाऊँ, इवन इंडिया के बाहर भी जाऊँ। जैसे बाहर का डोमिनेंस इंडिया में आया है तो इंडिया के बाहर भी हम लोग पोहे की चेन्स खोले। बिल्कुल होना चाहिए भैया, पता चले इंडिया के कितना हेल्दी फूड है। बिल्कुल, तो वही एम है सर। अभी आप क्या विजन क्या लेके चल रहे हैं? क्या विजन क्या है इसका? बिल्कुल सर, मतलब आज अगर अपन नंबर्स पे बात करें तो कोई ऐसा नंबर गोल अटैच नहीं है, बट यही है कि जितना मुझसे डाइजेस्ट होगा या मेरी टीम जितना मैनेज करेगी या आपके साथ मिलके मैं कितने स्टोर्स करूं, ये मेरे लिए गोल है। और प्रैक्टिकल लेवल पे ऐसा नहीं कि अपन कर लिए, मैंने आपको बोल दिया सर अपन 500 स्टोर करेंगे और अपन मैनेज नहीं कर पाए, वो भी मुश्किल आर्ट है। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कोई रेस में नहीं हूँ, बट यही है कि अपने को सारे कोने में जाना है और लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से पोहे खिलाना है। बिल्कुल ठीक बात है कि ज़्यादा तेज भागोगे तो ये भी हो सकता है एक बार गिरे और आउट ही हो गए। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे चल रहे हो तो रेस में बने हुए हो, और कभी भी गियर अप होगा और नंबर 1 पे आ जाओगे। बिल्कुल। तो रेस में बने रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तेज भागना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मतलब आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, और आप लोग जो देख रहे हो आपको एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है। पोहे वाला जो कि इंडिया का अपना डिश है, और सिर्फ इंडिया में मैं कहूँ एक जगह नहीं है। जैसे चाय पूरे हिंदुस्तान में चलती है ना, वैसे ही पोहा पूरे हिंदुस्तान में चलता है। बिहार में से चूड़ा बोलते हैं। बिल्कुल। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बोल जाते हैं। दही चूड़ा जो आप मकर संक्रांति वाले दिन खाते हो, उसी का अलग वर्जन है। लोग पोहे को बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो आपके यहाँ सिर्फ वो नॉर्मली पोहा पुलाव ही मिलता है, या फिर दही चिड़वा ऐसे भी चीज़ें मिलती हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर आप हमारे स्टोर पे आओ तो बिल्कुल हम लोगों ने डे 1 से इसको वैरायटी में रखा है, क्योंकि जैसे आप नहीं बोले कि इंडिया ऐसा है कि इसमें वेरिएशंस है। क्योंकि इंडिया के इसमें मल्टीपल स्टेट्स है, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो मैं भी फ्लेक्सिबल हूँ। मतलब जैसे हमारे स्टोर पे आओ तो आपको पोहे से बनी हुई खीर भी मिलेगी, ठीक है। आप हमारे स्टोर में आओ तो पोहे की वैरायटीज़ मिलेगी, जैसे पनीर पोहा मिलेगा, इंदौरी पोहा मिलेगा, उसके बाद चूड़ा पोहा मिलेगा, मिसल पोहा मिलेगा, उसके बाद नॉर्मल घरगुती पोहे मिलेंगे। मन कर रहा है अभी पॉडकास्ट यहाँ रोक देते हैं पोहे और पहले पोहा खा के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आई लव पोहा। मतलब बात ये है, आपको पसंद है कि नहीं है ये खाने के बाद बताना भाई। मतलब मैंने जिस दिन आपका ब्रांड मेरे सामने आया, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत अमेजिंग काम कर रहा है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, आपकी पीपीटी आई, पीपीटी पूरा मैंने रीड किया, मैंने कहा अमेजिंग। ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान के हर पिन कोड पर, हर जगह एक पोहा वाला तो जरूर होना चाहिए। आप अगर हिंदुस्तान के किस कोने से हैं, मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना, गूगल फॉर्म में दे दूंगा, उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल डाल देना, और आपके शहर में कैसे चलेगा ये वो मैं आपको गाइड करूंगा, या फिर चाहुल जी आपको गाइड करेंगे। इनकी टीम है प्रॉपर जो देखती है उस लोकेशन पर आप प्रॉफिटेबल बनोगे कि नहीं बनोगे। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनका एम ये नहीं है कि हमें स्टोर खोलना है, इनका एम ये है कि हमें प्रॉफिटेबल पार्टनर्स बनाने हैं। जितने पार्टनर्स बने वो सब अपने जीवन को पोहे वाला इंडिया के साथ जोड़े और लोगों को रेफर करें और काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, क्योंकि जब तक काम बेहतर नहीं होगा तब तक नाम बेहतर नहीं होगा। तो आप कुछ और अगर शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से, पोहे वाला इंडिया को आप किस तरीके से लोगों तक लेकर जाना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर, कि मतलब हर मीटिंग में बोलता हूँ कि जितना प्यार मैं पोहे से करता हूँ उतना प्यार अगर पोहे पे करने वाले मिल जाए तो अपन एक दास्ता बना सकते हैं और एक अच्छी कंपनी बना सकते हैं।
अच्छी कंपनी आप बना रहे हो और बेहतरीन लेके जा रहे हो, बहुत जल्दी आप IPO पर लेकर आओगे बिल्कुल और 100% मैं आपको सपोर्ट करूंगा इसमें। और यकीन मानिए कि आज हिंदुस्तान में लिट्टी चोखा है, पोहा है, इंडिया की अपनी चाय है, और ऐसे मैं डिश का नाम लूँ तो न जाने कितनी डिशेस हैं। हर एक डिश का अपना एक ब्रांड बनना चाहिए और वो ब्रांड मल्टीनेशनल ब्रांड बनना चाहिए। यकीनन पोहे वाला इंडिया ज़रूर बनेगा। और आप क्या पसंद करते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बिज़नेस के बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सीधा पोहे वाला इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंचाइजी बताओ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से शानदार फ्रेंचाइजी आपके शहर में आ सकती है। तो चाहुल जी, आपने समय दिया, आप स्पेशली हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए। फ्रेंचाइजी एक्सपो हो रहा है, वहाँ पर सर ने पार्टिसिपेट किया है। आज आपके बीच में इंडिया का अपना ब्रांड है और इंडिया के अपने ब्रांड को सपोर्ट करना अब हमारे हाथ में है। आप कैसे सपोर्ट करते हैं वो ये पॉडकास्ट बताएगा, और इनकी और जानकारी क्या चाहिए आप अपने सवाल भी डाल सकते हैं। हो सकता है कोई सवाल आज इस पॉडकास्ट में रह गया हो, तो हम आगे आपके लिए स्पेशल सवाल लेकर आएंगे, केस स्टडीज़ लेकर आएंगे, सर के स्टोर पर जाकर आपको दिखाएंगे, आप तक पोहे वाले की छोटी से छोटी जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ थे पोहे वाला के फाउंडर चाहुल किशोर बालपांडे जी। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग यहाँ तक बने हुए हैं, आप इनके बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इसके लिए आपका जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। मैं हूँ आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइज बताओ। जय हिंद, जय भारत।